हे दोस्तों, क्या हाल है। तो यार आज से मैं डीमन स्लेयर के सीजन 3 को स्टार्ट करने जा रहा हूँ और मैंने डीमन स्लेयर के सीजन 1 और सीजन 2 की रिकैप वीडियो पहले ही बना दी थी। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर अभी देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इससे आपको सीजन 3 की स्टोरी समझने में आसानी होगी। तो स्वागत है दोस्तों कॉमिक वाइज के एक और नई वीडियो में, जहाँ मेरा नाम है हुज़ैफा और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डीमन स्लेयर के सीजन 3 के पहले एपिसोड को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट सीजन के एंड में हमने देखा था कि ग्योत्रो से फाइट के बाद तेंगेन अपनी बीवियों के साथ चला गया था और तांजीरो, नेज़ुको, इनोस्के और ज़ेनित्सु एक साथ बैठकर ये शुक्र मना रहे थे कि इतनी बड़ी फाइट के बाद भी वो जिंदा बच गए। तो अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में एक काकुशी जो कि डीमन स्लेयर कॉप में साफ सफाई और बाकी दूसरे काम करते हैं, वो एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट वाले फाइट सीन पर आता है और वहाँ की तबाही देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। थोड़ी देर बाद उसे तांजीरो, नेज़ुको, ज़ेनित्सु और इनोस्के भी मिल जाते हैं जो कि बहुत बुरी हालत में होते हैं। इधर मास्टर ओयाकाता इस न्यूज से बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि लगभग 100 साल के बाद एक अपर किजुकी मरा है, जो कि अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि डीमन स्लेयर की ये पीढ़ी किबुत्सुजी को जरूर मार गिराएगी। और ऐसा कहते हुए वो बुरी तरह से खांसने लगते हैं। मास्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और हमें साथ ही पता चलता है कि किबुत्सुजी किसी तरह से मास्टर की फैमिली से जुड़ा हुआ है। आगे हम वही सीन देखते हैं जो कि हमने सीजन 2 के एंड में देखा था। अकाज़ा को इन्फिनिटी कैसल में बुलाया जाता है और वो इस बात से बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है कि एक अपर किजुकी मारा जा चुका है। इन्फिनिटी कैसल में एक लेडी होती है और उसका नाम नाकीमे होता है और वही पूरी इन्फिनिटी कैसल को कंट्रोल करती है। फिर अकाज़ा एक प्लेटफॉर्म की मदद से नाकीमे के सामने पहुंचता है। अकाज़ा के साइड में एक मटका रखा होता है जिसमें से एक डीमन निकलता है और वो अपर रैंक 5 का डीमन होता है। उसका नाम ग्योक्को होता है और वो दिखने में काफी अजीब होता है। उसकी मुंह की जगह आंखें होती है और आंख की जगह पे मुंह, और उसके हाथ भी छोटे छोटे से होते हैं। ग्योक्को अकाज़ा से कहता है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई अकाज़ा, क्योंकि हम 90 साल के बाद जो मिल रहे हैं। तभी एक और डीमन वहाँ आता है और डरते हुए कहता है कि लगता है तुम गिनती भूल गए हो ग्योक्को, हमें 90 नहीं 113 साल के बाद यहाँ बुलाया गया है, जो कि एक अनलकी और बहुत बेकार नंबर है। ये अपर रैंक 4 डीमन होता है और इसका नाम हांटेंगू होता है। आगे अकाज़ा नाकीमे से किबुत्सुजी और अपर रैंक 1 डीमन के बारे में पूछता है और तभी वहाँ पर अपर रैंक 2 डीमन डोमा आ जाता है और वो अकाज़ा के कंधे पे हाथ रख के कहता है कि तुम्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं है अकाज़ा। अकाज़ा डोमा को कंधे पर से हाथ हटाने के लिए कहता है, जिस पर डोमा कहता है कि क्या। अकाज़ा उसे गुस्से से कहता है कि मेरे कंधे पर से हाथ हटाओ, और ऐसा कहते हुए वो डोमा के मुंह पे एक जोरदार पंच मार देता है जिससे कि डोमा का जबड़ा टूट जाता है। डोमा उसे कहता है कि तुम पहले से काफी ताकतवर हो गए हो अकाज़ा। नाकीमा उन्हें बताती है कि मैंने सबसे पहले यहाँ अपर 1 को बुलाया था और वो तुम्हारी सारी बातें सुन रहे हैं। अकाज़ा डरते हुए एक कमरे में देखता है, वहाँ एक डीमन सैमुराई यूनिफॉर्म में बैठा हुआ होता है। वो अपर रैंक 1 डीमन था और उसका नाम था कोकोशिबो। वो कहता है कि लॉर्ड किबुत्सुजी यहाँ आ गए हैं। और फिर हम देखते हैं कि किबुत्सुजी उनके ऊपर वाले चैम्बर में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। वो उन सबसे कहता है कि अपर रैंक 6 डीमन ग्योत्रो मारा जा चुका है और अब अपर रैंक में एक जगह खाली है। ये सुनकर डोमा किबुत्सुजी से माफी मांगने लगता है क्योंकि वही ग्योत्रो को यहाँ लेकर आया था। किबुत्सुजी कहता है कि मुझे पता था वो जरूर मारा जाएगा क्योंकि डाकी उसकी कमजोरी थी। अगर वो अकेला लड़ रहा होता तो ऐसा कभी नहीं होता। मुझे अब तुम लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। डोमा कहता है कि मैंने तो आपके सभी काम पूरे किए हैं, जिस पर किबुत्सुजी कहता है कि तुम सब चुप हो जाओ, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। तुमसे अब तक उबुयाशिकी की फैमिली को भी नहीं मारा गया और तुमने 100 साल में अब तक ब्लू स्पाइडर लिली भी नहीं ढूंढा। किबुत्सुजी का यहाँ उबुयाशिकी की फैमिली मतलब मास्टर ओयाकाता की फैमिली से है और ओयाकाता का असली नाम कगाया उबुयाशिकी है। किबुत्सुजी इतने गुस्से में होता है कि उसके आसपास रखे जितने भी बीकर्स होते हैं वो सारे टूट जाते हैं। हांटेंगू किबुत्सुजी से रहम की भीख मांगता है। कोकोशिबो कहता है कि उबुयाशिकी खुद को छुपाने में एक्सपर्ट है। ग्योक्को बोलता है कि मेरे पास एक खास इंफॉर्मेशन है जिससे कि आप अपने गोल के और भी ज्यादा करीब हो जाएंगे। और अगले ही पल ग्योक्को की गर्दन किबुत्सुजी के हाथ में होती है। किबुत्सुजी कहता है कि मुझे किसी भी तरह का बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं है, हमेशा एक जैसा ही रहना सबसे बेहतर है। आगे किबुत्सुजी गुस्से में कहता है कि इन 13 सालों में पहली बार कोई अपर रैंक डीमन मारा गया है, तो मुझे कोई भी गलत इंफॉर्मेशन देने की कोशिश मत करना। और ऐसा कहकर ग्योक्को की गर्दन वो नीचे फेंक देता है और उसे ऑर्डर देता है कि तुम हांटेंगू के साथ जाकर उस जगह पर ये कंफर्म करो कि तुम्हारा इंफॉर्मेशन सही है या नहीं, और अब मैं तुम्हारी एक भी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऐसा कहकर कि
सूची वहाँ से चला जाता है। आगे डोमा ग्योको से कहता है कि तुम्हारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन है ग्योको, मुझे बताओ, मैं भी तुम्हारे साथ मिशन पे जाना चाहता हूँ ग्योको। ग्योको उसे कुछ नहीं बताता, पर अकाजा वहाँ पर आकर डोमा का सर काट देता है और डोमा से कहता है कि मास्टर ने तुम्हें कुछ नहीं करने के लिए कहा है, तो तुम इन सब चीजों में मत पड़ो। तभी एकदम से अकाजा का एक हाथ कट जाता है और वहाँ पर कोकोशिबो आ जाता है। कोकोशिबो की प्रेजेंस से ही अकाजा बहुत ज्यादा डर जाता है। डोमा कहता है कि हम दोनों तो बस खेल रहे थे, वरना मैं तो अकाजा के अटैक को आसानी से डॉज कर लेता। कोकोशिबो फिर भी अकाजा को डांटते हुए कहता है कि तुम्हें अपने से बड़े रैंक की इज्जत करनी चाहिए, और अगर तुम्हें फिर भी कोई दिक्कत है तो तुम डोमा या मुझे फाइट में हराकर हमारी जगह ले सकते हो। डोमा कहता है कि अकाजा किसी भी हाल में हमसे लड़ नहीं सकता, मैं अकाजा के बाद डीमन बना था, फिर भी मैं उससे अपर रैंक में हूँ, तो शायद इसी वजह से वो मुझसे जलता है। और इसके बाद हमें फर्स्ट लुक मिलता है अपर रैंक 1 डीमन का, जिसकी 6 आंखें होती हैं। अकाजा कोकोशिबो से कहता है कि मैं एक दिन तुम्हें जरूर मारूंगा, जिस पर कोकोशिबो उसे गुड लक कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर अकाजा भी वहाँ से जाने लगता है। नाकिमे ग्योको और हेंतेन्गु को उनके मिशन वाले लोकेशन पर भेज देती है। डोमा भी नाकिमे से ग्योको और हेंतेन्गु के मिशन वाली जगह पर भेजने के लिए कहता है, पर नाकिमे उसे उसके घर पर टेलीपोर्ट कर देती है, जहाँ डोमा से मिलने कोई आया हुआ होता है। आगे हम हानाफुडा इयररिंग्स पहने हुए एक डीमन स्लेयर को देखते हैं। ये वही बंदा था जिसकी झलक हमें पिछली सीजन्स में मिल रखी है। उसका नाम योरिची होता है और उसकी गोद में एक बच्चा होता है, और उस बच्चे का बाप योरिची के लिए चाय नाश्ता लेकर आता है। ये बंदा काफी हद तक तांजीरो की तरह दिखता है और इसका नाम सुमियोशी होता है। वो योरिची से उसकी बीवी और उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। योरिची कहता है कि मैं नाश्ता करके यहाँ से चला जाऊंगा, क्योंकि मैं और तुम पे बोझ नहीं बनना चाहता। इस पर सुमियोशी कहता है कि ऐसा मत कहो। आगे वो योरिची से उसका नाम पूछता है, क्योंकि योरिची का कोई वंशज नहीं था, तो सुमियोशी उसके बारे में अपने आने वाले पीढ़ी को बताना चाहता था, पर योरिची उसे अपना नाम नहीं बताता और कहता है कि मैं कोई खास बंदा नहीं हूँ, तो तुम्हें मेरा नाम जानने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो उस चीज को ही नहीं बचा पाया जो कि मेरे लिए खास थी, मैं अपने नाम की तरह ही बेकार हूँ। और तभी तांजीरो की आंख खुलती है। तांजीरो ये सब सपने में देख रहा था। तांजीरो 2 महीने से कोमा में था और तांजीरो को होश में देखकर कनाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी खुशी में उसके हाथों से फूलों का वास गिर जाता है और टूट जाता है। आगे हम गोतो नाम के एक काकुशी को देखते हैं। ये वही बंदा था जिसे कि एपिसोड की स्टार्टिंग में तांजीरो और बाकी सब मिले थे। वो तांजीरो के लिए मिठाई लेकर जा रहा होता है, ये सोचकर कि तांजीरो की नाक बहुत ज्यादा तेज है, तो क्या पता इस मिठाई की खुशबू से वो उठ जाए। वो कमरे में आता है तो उसे टूटा हुआ वास दिखाई देता है। वो उसे साफ करने लगता है और सोचता है कि कनाओ कितनी अजीब लड़की है, जब देखो कुछ ना कुछ तोड़ते रहती है। फिर वो अंदर आके तांजीरो को देखता है और तांजीरो को होश में देखकर वो जोर से कनाओ पे चिल्लाता है कि होश में आ गया, ये बाकियों को कौन बताएगा, पागल लड़की। फिर वो बाहर चिल्लाकर कहता है कि तांजीरो को होश आ गया है। फिर कियो, सुमी, नाहो और आओई वहाँ पर आ जाते हैं। तांजीरो उनसे बाकियों के बारे में पूछता है। गोतो से बताता है कि जेनित्सु को 2 दिन पहले ही होश आ गया था और उसे उसके मर्जी के खिलाफ नए मिशन पर भेज दिया गया है, और तेंगन अपनी बीवियों के साथ उसी दिन चला गया था। आगे आओई कहती है कि इनोसुके मरने की हालत में है, क्योंकि जहर उसकी बॉडी के अंदर तक चला गया है। तांजीरो कहता है कि अच्छा, तो लगता है मुझे भ्रम हो रहा है, क्योंकि मुझे इनोसुके छत पर लटका हुआ दिखाई दे रहा है। तभी इनोसुके बेड पर जंप करता है और कहता है कि मैं तुमसे 7 दिन पहले उठ गया था तानपचीरो। यो तांजीरो को हनी बैजर नाम का एक जानवर दिखाती है और कहती है कि इनोसुके भी इसी की तरह है, क्योंकि इस जानवर की ही तरह इनोसुके को भी जहर का कोई असर नहीं होता। जिस पर इनोसुके खुद की बड़ाई करते हुए कहता है कि मतलब कि मैं इमॉर्टल हूँ। आओई कहती है कि तुम्हें जहर के साथ दवा का भी कोई असर नहीं होता, तो तुम थोड़ा संभल कर रहा करो। थोड़ी देर बाद तांजीरो वापस से सो जाता है। उसी रात तमायो की बिल्ली तांजीरो को देखने आती है। फिर लगभग 1 हफ्ते के बाद तांजीरो चलने फिरने लगता है और इनोसुके भी पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, तो वो अपने नए मिशन पे चला जाता है और इधर तांजीरो भी अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो ट्रेनिंग के दौरान अपने नए शॉट के बारे में पूछता है, क्योंकि उसका पुराना शॉट फाइट के दौरान खराब हो गया था। जिस पर कियो कहती है कि मिस्टर हागानाजुके ने तुम्हारे लिए एक लेटर भेजा है। हागानाजुके वही बंदा है जो कि हर बार तांजीरो के लिए शॉट्स बनाता था। तांजीरो उस लेटर को पढ़ता है। उसमें लिखा हुआ होता है कि अब मैं तुम्हारे लिए कोई शॉट नहीं बनाऊंगा। सुमी कहती है कि तुम खुद ही स्वॉर्डस्मिथ विलेज जाकर हागानाजुके से बात क्यों नहीं कर लेते। स्वॉर्डस्मिथ विलेज, जहाँ सभी डीमन स्लेयर की तलवार बनाई जाती है और सभी स्वॉर्डस्मिथ वहीं रहते हैं। तांजीरो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है और परमिशन मिलते ही स्वॉर्डस्मिथ विलेज के लिए निकल जाता है। स्वॉर्डस्मिथ विलेज
विलेज एक बहुत खुफिया जगह पर था जिसका पूरा रास्ता किसी को नहीं पता था। तांजीरो के आंखों पे पट्टी और नाक कान में प्लग्स लगाकर अलग अलग काकुशी अपने पीठ पर बैठाकर उसे स्वॉर्डस्मिथ विलेज लेकर जाते हैं, क्योंकि उन सबको भी थोड़ा थोड़ा रास्ता ही पता था और आंखों पे पट्टी और प्लग्स इसलिए लगाए थे ताकि तांजीरो को वहाँ का रास्ता याद ना हो जाए, और ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ का पता किसी को ना चल सके और डीमंस कभी भी उन पर अटैक ना कर सके। तांजीरो वहाँ पहुंचकर देखता है कि वहाँ सबने हियोटोको मास्क पहना हुआ था ताकि उनकी आइडेंटिटी किसी को पता न चले। वो काकुशी तांजीरो को विलेज चीफ तक जाने का रास्ता बताती है और तांजीरो फिर उसका शुक्रिया करता है। तांजीरो की आवाज गूंजते हुए हॉट स्प्रिंग तक पहुंचती है जहां लव हाशिरा मित्सुरी नहा रही होती है और वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि विलेज में कोई आया है। तांजीरो फिर विलेज चीफ तेचिन से मिलता है जो कि इस विलेज के सबसे छोटे इंसान होते हैं हाइट में, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इंसान। वो तांजीरो को मिठाई खाने के लिए देते हैं और उसे बताते हैं कि जिसने तुम्हारी स्वॉर्ड बनाई थी वो तारू हागानाजुके वो गुमशुदा हो गया है। ये हागानाजुके का पूरा नाम था और ये नाम टेचिन ने ही उसे दिया था। आगे वो बताते हैं कि होतारू बचपन से ही बहुत ज्यादा गुस्सैल था। तांजीरो अपनी स्वॉर्ड खराब करने के लिए उनसे माफी मांगता है। इस पर तेचिन उससे कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, असल में होतारू ही कमजोर तलवार बनाकर दे रहा था और इसलिए हम उसके मिलते ही उसे सबक जरूर सिखाएंगे। आगे वो कहते हैं कि तुम्हारे पूरी तरीके से ठीक हो जाने के बाद तुम्हें तुम्हारा स्वॉर्ड दे दिया जाएगा, तब तक तुम यहाँ आराम से रह सकते हो और तुम्हें हॉट स्प्रिंग की बात जरूर लेनी चाहिए, इससे तुम्हारे घाव जल्दी ठीक हो जाएंगे। तांजीरो को एक बंदा हॉट स्प्रिंग तक जाने का रास्ता बताता है और उससे कहता है कि आपके नहाने तक डिनर रेडी हो जाएगा। अभी तांजीरो मित्सुरी को देखता है जो कि पहाड़ी पर से दौड़ते हुए उसकी तरफ आ रही होती है। तांजीरो उसे धीरे दौड़ने के लिए कहता है, नहीं तो उसके कपड़े खुल जाएंगे। मित्सुरी उससे रोते हुए कहती है कि ऊपर मैंने एक लड़के से उसका नाम पूछा पर उसने मुझे इग्नोर कर दिया। तांजीरो उसे बताता है कि थोड़ी देर में डिनर रेडी होने वाला है, जिसे सुनकर मित्सुरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तांजीरो फिर हॉट स्प्रिंग के पास जाता है। उसे किसी का दांत आकर लगता है। वो देखता है कि तालाब में एक बंदा नहा रहा होता है। ये वही बंदा था जो कि तांजीरो के साथ फाइनल सिलेक्शन में भी था और इसका नाम गेनिया होता है। तांजीरो फिर अपने कपड़े उतारकर तालाब में कूद जाता है और गेनिया से दोस्ती करने की कोशिश करता है, पर गेनिया को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो तांजीरो का मुंह पानी में डुबाकर उससे कहता है कि मुझसे बात मत करो, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे डिनर के टाइम पर तांजीरो देखता है कि मित्सुरी इनोस्के से भी ज्यादा खाती है। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद उसे पता चलता है कि गेनिया विंड हाशिरा सानेमी का ही छोटा भाई है, पर ये बात सनेमी ने कभी भी किसी से नहीं बताया। शायद उन दोनों के बीच में बनती नहीं होगी। ये जानकर तांजीरो और मित्सुरी को बुरा लगता है क्योंकि वो दोनों तो अपने सिबलिंग से बहुत प्यार करते हैं और मित्सुरी बताती है कि हम खुद 5 भाई बहन हैं। आगे तांजीरो पूछता है कि गेनिया डिनर के लिए क्यों नहीं आया, जिस पर मित्सुरी उसे बताती है कि वो कभी भी खाना खाने के लिए नहीं आता। तांजीरो को उसकी फिक्र हो रही थी तो वो दोनों उसके लिए खाना लेकर जाते हैं। रास्ते में तांजीरो मित्सुरी से पूछता है कि तुमने डीमन स्लेयर क्यों ज्वाइन किया था, जिस पर मित्सुरी बताती है कि एक ऐसा लड़का ढूंढने के लिए जिससे मैं शादी कर सकूं और जो कि हमेशा मुझे प्रोटेक्ट कर सके, और ऐसा लड़का तो कोई हाशिरा ही हो सकता था, तो इसलिए मैं खुद भी हाशिरा बन गई ताकि मैं सारे हाशिरा से मिल सकूं। तांजीरो ये सब सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। फिर वो लोग गेनिया के कमरे तक पहुंचते हैं, पर वहां जाकर वो लोग देखते हैं कि गेनिया अपने कमरे में नहीं होता। तभी एक काकुशी वहां आकर मित्सुरी को बताती है कि आपकी स्वॉर्ड बस बनने ही वाली है, तो आप उसे जाकर एक बार देख लें। मित्सुरी तांजीरो से कहती है कि मैं शायद आधी रात को यहाँ से चली जाऊँ तो फिर हम कभी नहीं मिल पाएंगे। तांजीरो ये सुनकर थोड़ा उदास हो जाता है। आगे मित्सुरी कहती है कि तुमने एक अपर रैंक डीमन से फाइट की है जिससे कि तुम्हें लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस मिल गया है, जो कि एक अच्छी बात है और मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। तांजीरो से शुक्रिया कहता है और कहता है कि मैं अब और भी ज्यादा मेहनत करूंगा और किबुत्सुजी को जरूर मार गिराऊंगा। फिर मित्सुरी तांजीरो के कान में धीरे से बताती है कि यहाँ पर एक सीक्रेट वेपन है जो कि बहुत पावरफुल है और उस वेपन से तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, और ऐसा कहकर मित्सुरी वहां से चली जाती है। अगले दिन तांजीरो नाश्ता करके उस वेपन को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल जाता है। तांजीरो की अभी तक सूंघने की शक्ति पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई थी और उसे बस हॉट स्प्रिंग की ही स्मेल आ रही थी। आगे उसे एक लड़के की चिल्लाने की आवाज आती है। वो वहां जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वहां मिस्ट हाशिरा, म्योचिरो और एक छोटा लड़का आपस में बहस कर रहे होते हैं। वो छोटा लड़का उसी गाँव का एक स्वॉर्डस्मिथ था और म्योचिरो उससे कुछ मांग रहा था जो कि वो लड़का म्योचिरो को नहीं दे रहा था। तांजीरो म्योचिरो को देखकर सोचने लगता है कि एक और हाशिरा यहाँ क्या कर रहा है। फिर उसकी नजर हनाफुडा इयररिंग पहने हुए एक बंदे पे पड़ती है और तांजीरो उसे देखकर पहचान जाता है कि ये वही बंदा है जिसे मैंने अपने सपने में देखा था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब ये हनाफुडा इयररिंग और रेड बालों का क्या सीक्रेट है ये तो अब हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा, क्योंकि ऐसे सेम बाल अपर वन डीमन के भी थे। तो अगले वाला एपिसोड हम अगली वाली वीडियो में
देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।